चारों तरफ अंधेरा था, तेज हवा चल रही थी। तभी सड़क से भागते हुए एक लड़का आता है। वो बहुत ही डरा और सहमा हुआ था। उसके हाथ पर चोट लगी थी, जिससे बहुत खून निकल रहा था। वो जोर जोर से चिल्लाते हुए सभी गांव वालों से अपने लिए मदद मांगता है। पूरा गांव खड़े होकर बस तमाशा देख रहा होता है और कोई उसकी मदद नहीं करता। आखिर कौन था वो लड़का जो इतना डरा और सहमा हुआ था, और आखिर क्यों गांव में से कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था? शहर से थोड़ा दूर एक रतनगंज नाम का गांव था, जहां अनुज, सूरज और रमेश नाम के 3 लड़के रहते थे। तीनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त होने के साथ ही बहुत बदतमीज भी थे। सब कुछ जानते हुए भी गांव के लोग उन्हें कुछ नहीं कह पाते थे, क्योंकि अनुज उस गांव के सरपंच का बेटा था। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। तभी एक रात तीनों दोस्त नशे में गाड़ी चलाते हुए बड़ी तेजी से गांव की तरफ आ रहे थे। तभी अनुज को अपने गांव की सड़क पर एक अकेली चलती लड़की नजर आती है। वो गाड़ी को तेजी से उसके पास ले जाकर उसका हाथ पकड़कर उसे गाड़ी में खींच लेता है। तभी रमेश उसे जोरों से पकड़ लेता है और सूरज अपने हाथों से उसका मुंह दबा लेता है और तीनों उसे जंगल में ले जाकर गाड़ी रोकते हैं। तभी अमीशा बोलती है, देखो देखो, तुम तीनों मेरे साथ ठीक नहीं कर रहे हो, मुझे जाने दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। तुझे इतनी दूर जंगल में जाने देने के लिए थोड़ी लाए हैं। तुम यहाँ से हमारी मर्जी के बिना नहीं जा सकती, इसलिए चुपचाप हमारी बात सुनो और शोर मत मचाओ। देखो मुझे जाने दो, वरना मैं चिल्ला चिल्ला कर सबको इकट्ठा कर लूंगी। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। चुप, एकदम चुप, वरना ये चाकू अगर तेरे अंदर गया ना तो हमेशा के लिए चुप हो जाएगी। देखो देखो, मेरे पास मत आना, मुझसे दूर रहो। अमीशा के मना करने पर भी तीनों में से कोई उसकी बात नहीं सुनता और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। अपने बचाव को करते हुए अमीशा अपने नाखूनों से अनुज के चेहरे को नोचती है और अमीशा से अपने आप को बचाने के चक्कर में उसके हाथ में रखा चाकू अमीशा के बाईं आंख को चोटिल कर देता है और उसकी आंख से खून निकलने लगता है। तभी वो जोरों से चीखती है, जिससे तीनों दोस्त डर जाते हैं। तभी रमेश और सूरज बोलते हैं, यार इसको चुप करा, वरना सारा गांव उठकर यहाँ आ जाएगा। ये जंगल गांव से ज्यादा दूर नहीं है। हाँ भाई जल्दी कर, वरना किसी ने हमें देख लिया तो मारे जाएंगे। अनुज बहुत कोशिश करता है अमीशा की आवाज को बंद करने की, लेकिन वो चुप नहीं होती। एक तरफ उसकी चीख और एक तरफ दोस्तों का डर। उनकी बातें अनुज को कुछ समझ नहीं आती कि वो क्या करे। इस घबराहट के चलते अनुज उसी चाकू को अमीशा के शरीर के आर पार कर देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। तीनों दोस्तों के होश उड़ जाते हैं। ये सब देखकर सूरज बोलता है, साले ये क्या किया तूने? तूने तो इसे जान से ही मार दिया, अब हम लोग नहीं बच पाएंगे। भाई ये क्या किया तूने? क्या किया लगा रखा है। तुम दोनों ने ही तो बोला था कि आवाज बंद करो साले की, तो कर दी। भाई पर हमने किसी की जान ले ली, अब क्या करेंगे अगर पकड़े गए तो? पागल है क्या? यहाँ हम तीनों के अलावा कोई नहीं है, तो कैसे पता चलेगा? जल्दी से इसे इसी जंगल में कहीं ठिकाने लगाकर यहाँ से चलते बनो। भाई बात तो सही कह रहा है। तीनों दोस्त अमीशा की लाश को ठिकाने लगाकर रात के अंधेरे में छुपते छुपाते गांव लौट आते हैं और एक दूसरे से वादा करते हैं कि इस हादसे की बात किसी के सामने नहीं करेंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी एक रोज अचानक देर रात सूरज पार्टी करके नशे की हालत में अकेला गांव लौट रहा होता है। तभी उसे उसी सड़क पर एक लड़की खड़ी नजर आती है, जिसे देखकर वो गाड़ी रोककर बोलता है, मैडम आप इतनी रात गए कहाँ जा रही हो? मैं यहाँ तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। लेकिन मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ, और आपने ये घूंघट क्यों ले रखा है? क्योंकि अगर तुमने मुझे देख लिया तो फिर अपने आप को कभी देख ही नहीं पाओगे। क्या आप मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ देंगे? हाँ बिल्कुल, वैसे भी लड़कियों को कभी अकेला नहीं छोड़ता मैं। सूरज चुड़ैल को अपनी गाड़ी में बिठाकर कुछ दूर जाता है। कुछ समय बाद उसकी गाड़ी एक सुनसान घरे जंगल में आकर रुक जाती है। सूरज जैसे ही अपनी नजर उठाकर चारों तरफ देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि यह वही जंगल था जहां अमीशा की मौत हुई थी और वो गाड़ी से निकलकर भागते हुए उसी चुड़ैल से जा टकराता है,
जैसे ही वो पीछे मुड़ती है तो उसकी एक आंख वाला भयानक रूप देखकर वो डर के मारे चीखते हुए भागते हुए बोलता है, जाने दो मुझे मत मारो, हट जाओ मेरे सामने से। तुम कितनी भयानक लग रही हो। तू तो मर चुकी है ना? हाँ, तुम लोगों ने बड़ी बेरहमी से मारा था ना मुझे। अब देखो मैं कैसे तुम्हें मारती हूँ। ऐसा मत करो, मैंने तुम्हें नहीं मारा। साथ तो दिया है ना, अब तो भी मर उन दोनों के साथ, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। ऐसी भयानक मौत दूंगी ना कि तुम्हारी रूह कांप जाएगी। इतना कहकर चुड़ैल सूरज की दोनों आंखों को फोड़कर उसके पूरे शरीर को नाखूनों से छलनी कर उसे जान से मारकर गांव के बीचों बीच फेंक कर वहां से जाने लगती है। तभी गांव की एक बुढ़िया जो कि तंत्र विद्या से अवगत थी, वो उस भयानक एक आंख वाली चुड़ैल को जाते हुए देख लेती है, जिसको देखकर वो डर कर बेहोश हो जाती है। अगले दिन सुबह सभी गांव वालों की सूरज की लाश की ऐसी हालत देखकर पसीने छूट जाते हैं और सभी डर कर आपस में बातें करने लगते हैं कि ये कौन कर सकता है। तभी वो तांत्रिक बुढ़िया बोलती है, चुड़ैल ने मारा है इसे, मैंने खुद देखा उसे जाते हुए। बुढ़िया मौसी पागल हो गई है क्या? चुड़ैल कहाँ से आ जाएगी गांव में? पागल नहीं हूँ, खुद जाते देखा था रात को मैंने उसे। तांत्रिक बुढ़िया सभी गांव वालों को बता ही रही थी कि तभी अनुज और रमेश वहां आते हैं। अपने दोस्त की ऐसी हालत और इतनी भयानक मौत देखकर उनके पसीने छूट जाते हैं और दोनों डरकर वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद शाम के समय रमेश अनुज के घर आकर बोलता है, भाई मुझे लगता है हमेशा ही चुड़ैल बनकर आई है और उसी ने सूरज को मारा है, वो हमें भी नहीं छोड़ेगी। तू मेरा दिमाग खराब मत कर, चुड़ैल भूत कुछ नहीं होते, सिर्फ कहने की बात है। देखा नहीं तूने कितने नाखून लगे थे? साला नशे में फंस गया होगा लड़की के साथ और मारा गया होगा। भाई मैं आज तेरे पास ही सोऊंगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। ठीक है तू मर यहीं। दोनों के सोने के कुछ समय बाद आधी रात में रमेश की आंख खुलती है और उसे एक आंख वाली भयानक चुड़ैल नजर आती है, जिसे देखते ही वो चिल्लाने की कोशिश करता है। तभी उसे अपने हाथ मुंह बंधे नजर आते हैं और चुड़ैल रमेश को अनुज के कमरे से बाहर ले जाकर उसे भी मौत के घाट उतार देती है और तांत्रिक बुढ़िया चुड़ैल को जाते हुए फिर से देख लेती है। अगले दिन सुबह गांव वाले फिर से एक और लाश उसी हालत में देखकर डर जाते हैं। तभी बुढ़िया बोलती है, वो एक चुड़ैल है, चुड़ैल नहीं बल्कि एक भयानक चुड़ैल है, एक आंख वाली, मार डालेगी, किसी को नहीं छोड़ेगी। नहीं मौसी ऐसा मत बोलो, मुझे डर लग रहा है, कुछ करो आप। दोनों ही दोस्त मेरे बेटे के थे, कहीं ये खतरा मेरे बेटे पर ना आ जाए। अपने दोनों दोस्तों की इतनी भयानक मौत देखकर अनुज की रातों की नींद गायब हो जाती है। तभी एक तेज हवा का झोंका कमरे के अंदर आता है और सारी लाइट अपने आप जलने बुझने लगती है। ये सब देखकर वो बहुत डर जाता है और जैसे ही पीछे मुड़ता है तो उसे एक आंख वाली चुड़ैल नजर आती है, जिसने उसका हाथ पकड़ा होता है, जिसके कारण अनुज के हाथों से खून निकलने लगता है और वो चिल्लाते हुए अपना हाथ छुड़ाकर सड़क की ओर भागता हुआ गांव में पहुंचकर बोलता है, बचाओ बचाओ गांव वालों, मुझे बचा लो, ये चुड़ैल मार देगी वरना। उसकी ऐसी हालत देखकर गांव के सभी लोग हैरान थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ है इसके साथ जो इसके हाथों से इतना खून निकल रहा है। तभी चुड़ैल वहां आ धमकती है और बोलती है, भाग, जितना भाग सकता है भाग ले, जहाँ जहाँ जाएगा मुझे ही पाएगा। बहुत शौक है ना तुझे लड़कियों के साथ खेलने का, देख आज कैसे मैं तेरे साथ खेलती हूँ। मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ, जबरदस्ती करने की भी कोशिश की, तुम्हारी एक आंख फोड़कर चाकू मारकर तुम्हें जान से भी मार डाला। प्लीज छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। अरे छोड़ने लायक तो तुम हो ही नहीं और ना तुम्हारे दोस्त हैं, छोड़ूंगी तो किसी को भी नहीं। चुड़ैल अनुज को भी अपने दोनों दोस्तों की तरह मौत के घाट उतार देती है और गांव के सभी लोग अपने सामने सब कुछ देख सुन के सारी बात समझ जाते हैं। तभी तांत्रिक चुड़ैल से बोलती है, देख
हम सभी गांव वाले तेरे साथ जो भी हुआ उस घटना से अनजान थे और तूने अपने साथ हुए गलत का बदला भी ले लिया। अब हम गांव वालों को क्यों मारना चाहती है? छोड़ दे, चली जा यहाँ से। तांत्रिक बुढ़िया की बात सुनकर चुड़ैल उसकी बात मान लेती है और अपना बदला पूरा होने के बाद हमेशा के लिए उस गांव को छोड़कर चली जाती है। पाताल लोक में बसे नागलोक के सभी इच्छाधारी नाग नागिन अपनी जिंदगी बड़े ही आनंद के साथ व्यतीत कर रहे थे। नागलोक की सबसे अद्भुत और सुंदर नागिन थी मनिका, जिसे देखकर नागलोक के सभी नाग अपनी सुध बुध खो बैठते थे। मनिका नागिन अपने कक्ष में तैयार हो रही थी, तभी उसकी प्रिय सखी विशाखा उसके पास आकर बोलती है, नागिन होकर भी मॉडल मनुष्यों की तरह साज शोभा करती रहती है। सब हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज शरद पूर्णिमा की रात है, जल्दी कर। मुझे स्मरण है आज के दिन नागलोक में कितनी खुशहाली होती है। हम नृत्य करते हैं, आनंद मनाते हैं, क्योंकि चांद की रोशनी से पूरा नागलोक जगमग होता है। अच्छा लगा क्या यही कि तुझे स्मरण है कि शरद पूर्णिमा की रात हम सभी के लिए कितनी खास है। दोनों नागिनें बात करने के बाद कक्ष से इष्ट देव के मंदिर की ओर प्रस्थान करती है और मनिका को चलता देखकर नागलोक के सभी नागों की दृष्टि उसी पर आकर्षित हो जाती है। ये देखकर विशाखा बोलती है, मनिका, ये तू ऐसे मटक मटक कर क्यों चल रही है? अरे नागिनें ऐसे ही चलती हैं, लहराते और बल खाते हुए। जमाना बदल रहा है, तू भी अपनी चाल बदल ले। अपनी चाल का प्रदर्शन करना जरूरी है क्या? विशाखा, पता नहीं, पर मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि तुझे मेरे चाल ढाल से ईर्ष्या हो रही है। मैं आज के जमाने की नागिन हूँ, समझी? अरे देख, विक्रांत कैसी ललचाई नजरों से तेरी तरफ देख रहा है। मूर्ख नागिनों सा व्यवहार मत कर। अरे देखने दे, उसे पता है कि मनिका नागिन है ही इतनी सुंदर। इतना कहकर मनिका नागिन नृत्य करने लगती है और सभी नाग उसकी बलखाती अदाओं को देखकर आहें भरते हुए नृत्य करते हैं। तभी मनिका बोलती है, हर बार एक ही संगीत पर नृत्य करके तुम लोग ऊबते नहीं हो क्या? आज कुछ नया हो जाए। सदियों से हम नाग नागिनें ऐसे ही नृत्य करते हैं, क्या नया हो सकता है? आज हम सब नए संगीत पर नृत्य करेंगे। मैं बल खावा हथ न आवा, यार मेरे तो बचना। मैं नागिन 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 डांस नचना। मनिका नागिन के नए जमाने के गाने और मॉडल डांस को देखकर सभी नाग नागिन झूमने लगते हैं और थोड़ी ही देर बाद सभी नाग नागिन अपने निवास स्थान में आराम करने चले जाते हैं और विशाखा बोलती है, मोनिका, आज तो तूने नागलोक की काया ही पलट दी। वैसे एक बात बता, तुझे ये नया संगीत कहाँ से आया? विशाखा की बात सुनकर मनिका चिंतित हो जाती है और अपने मन में बोलती है, अगर इसे पता चल गया कि मेरे कक्ष में टीवी यंत्र है और मैं संगीत सुनती हूँ, तो पूरे नागलोक में ये फैला देगी ये बात। क्या करूँ? मनिका, सच बता, कहीं तू पृथ्वी लोक तो नहीं गई थी? क्योंकि ये संगीत आज से पहले तो कभी नहीं सुना, न ही इसकी धुन मिलती है हमसे। पृथ्वी लोक? मैं क्यों जाऊंगी वहाँ भला? मैं एक नागिन हूँ और मेरी दुनिया ये नागलोक है, समझी? वो संगीत तो अपने आप मेरी जबान पर आ गया। और तुझे तो पता है कि हम नागिनें कोई भी रूप ले सकती हैं और कुछ भी कर सकती हैं। चल अब मैं विश्राम करने जा रही हूँ। शुभ रात्रि। इस तरह नागलोक में रहने वाली मनिका अपने कमरे में आकर टीवी चलाकर देखने लगती है। तभी उसकी नजर टीवी में रैंप वॉक करने वाली एक्ट्रेस पर जाती है और वो बोलती है, अरे वाह, इसकी चलने की अदा पर तो मैं फिदा हो गई हूँ और इसके ये पत्ते वाले वस्त्र बड़े आकर्षक लग रहे हैं, इसलिए अब मैं ये वस्त्र जरूर पहनूंगी। मनिका मॉडल ड्रेस पहनने की चाहत में नागलोक के जंगल में पहुंचकर वहां लगे सभी पेड़ों को देखने लगती है और कहती है, उस टीवी के अंदर उसने पत्तों के वस्त्र पहने थे, अब मैं भी वही वस्त्र पहनूंगी। मनिका अपनी नागिन शक्तियों का प्रयोग करके सभी पेड़ों के पत्तों को नीचे गिराकर अपनी आँखों के जादू से पत्तों के वस्त्रों में तब्दील कर देती है और देखते ही देखते वो उस वस्त्र को धारण कर लेती है, जिसके बाद वो बोलती है,
अद्भुत, इस मॉडल वस्त्र ने तो मेरा रूप ही परिवर्तित कर दिया। वक्त बीतता है और ऐसे ही अगली सुबह हो जाती है। तभी मनिका अपने कमरे से बाहर आती है, जहाँ विक्रांत उसे बोलता है। अरे ये क्या है? वस्त्र हैं और क्या? लगता है रात को कक्ष की जगह ये पत्तों के ढेर में सो गई थी, तभी तो पत्तों ने जकड़ लिया है। खैर, मैं तुम्हारी इसमें सहायता कर देता हूँ। मेरे एक शक्तिशाली फूंक से पूरा जंगल तबाह हो सकता है, तो ये तो पत्ते हैं। ठहर जाओ, ये वस्त्र है, पत्ते नहीं। नागिनें कब से फूल पत्ते पहनने लग गई? ये फूल पत्ते बागों की शोभा के लिए बने हैं। प्रकृति के साथ खिलवाड़ मत करो, समझी? और तुम नागिन हो, ये वस्त्र तुम्हें शोभा नहीं दे रहे। विक्रांत के किसी भी बात का मनिका पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि वो आज के जमाने की मॉडल लड़कियों की तरह जीती थी। लेकिन तभी विशाखा आकर बोलती है। अरे ये कौन से वस्त्र धारण कर लिए हैं तूने? अद्भुत है ना? अरे क्या हो गया है तुझे मनिका? तू नागिन है, इतने छोटे वस्त्र, वो भी पत्तों के। जा इसे बदल, लाज शर्म तो बची ही नहीं है तुझमें। बिल्कुल नहीं, मैं इसमें मॉडर्न नागिन लग रही हूँ। और वैसे भी एक ही वस्त्र को पहन पहन कर मैं बोर हो गई थी, पक गई थी। मुझे तुम दोनों की सलाह की जरूरत नहीं है। और तू विक्रांत, अगली बार मेरे वस्त्र का मजाक उड़ाया तो तुझे मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। सारा जहर उतार दूंगी तुझमें। इतना बोलकर मनिका अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है और शीशे में खुद को देखकर बोलती है। जिंदगी भर एक ही वस्त्र पहनेंगे और एक ही संगीत पर नाचेंगे। इन मूर्खों को ये नहीं पता कि जमाना बदल रहा है। मेरा जो मन करेगा मैं वही पहनूंगी। ऐसे ही वक्त बीतता है और टीवी में देखकर मनिका शॉर्ट ड्रेस, मिनी स्कर्ट इत्यादि पहनने लगती है। इसके साथ ही वो अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए मेकअप भी करने लगती है। ऐसे ही एक दिन वो टीवी में देखती है कि एक लड़की ने न्यूज़पेपर की ड्रेस पहनी है और वो रैंप वॉक कर रही है। तभी वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके वैसी ही ड्रेस बनाकर पहन लेती है। ऐसे ही वो उस ड्रेस के साथ हाई हील्स पहनकर पूरे नागलोक में रैंप वॉक करते हुए गाती है। ये जलवा फैशन का है, ये जलवा नागिन का है, ये जलवा। हाय, इस नागलोक में ऐसा कोई नहीं जो मेरा मुकाबला कर सके। मनिका नागिन की बात सुनकर सभी बाहर आकर उस पर हंसते हैं। तभी सर्पिका बोलती है। अरे मनिका, ये कैसा भेष बना रखा है और ये कैसे कपड़े हैं? भेष नहीं, मॉडलिंग कहते हैं इसे। पृथ्वी लोक की लड़कियां ऐसे ही वस्त्र पहनकर मॉडलिंग करती हैं और हम तो वहाँ जा नहीं सकते, इसलिए मैंने सोचा कि नागलोक की ही मॉडल बन जाऊं और इस ड्रेस को मैंने न्यूज़पेपर से बनाया है। तू नागलोक के नियम तोड़ रही है। वो कैसे? क्योंकि तूने अपनी वेशभूषा ही बदल दी है। अरे हम नागिन हैं, कोई मॉडल नहीं। सदियों से हमारे वस्त्र यही है और यही रहेंगे। तुम ही पहनो, मैं अब ये सब नहीं पहनूंगी। मैं अपनी मॉडल ड्रेस और जिंदगी से बहुत खुश हूँ। तू भी ट्राई करना। नहीं, मैं अपने नागिन नियमों का पालन करते हुए ही बहुत खुश हूँ। तेरी तरह अश्लील कपड़े पहनकर बल खाती हुई चलना और ये फिल्मी गाने गाना तुम्हें ही मुबारक हो। तुम नागिन होने के बाद भी डरती हो, लेकिन मैं भोलेनाथ के सिवा किसी से नहीं डरती। और किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि हम अपने पसंद के कपड़े नहीं पहन सकते, समझी? रही बात मेरी चाल की, तो नागिन अपनी बलखाती चाल और जहर के लिए ही जानी जाती है। वक्त गुजरता है और मनिका दिन पर दिन नए नए फैशनेबल ड्रेस पहनने लग जाती है। कभी वो फूलों से बने कपड़े पहनती, तो कभी न्यूज़पेपर से बने, और कुछ नहीं तो पत्तों से बने कपड़े ही पहनकर वो मॉडल की तरह रैंप वॉक करती। ऐसे ही एक दिन वो अपने कमरे में मॉडल की तरह एक्टिंग करते हुए चल रही थी। तभी हील के कारण उसका पैर मुड़ जाता है और वो वहीं गिर जाती है और विशाखा बोलती है। अरे अरे, क्या हुआ? मॉडलिंग करना भारी पड़ गया? और चल मटक मटक के। अरे नागिन है तू, ये सब छोड़ दे। नागिन हूँ मैं और मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मनिका अपने पैरों में लगी चोट के घाव को नागिन की शक्तियों से पल भर में भर देती है और अचानक तभी किसी बीन की धुन नागलोक में गूंज उठती है और विशाखा बोलती है। लगता है नागलोक में किसी सपेरे ने दस्तक दी है। अरे फिर तो गाना बनता है। इट्स बिन लॉन्ग, तेरी बीन सुने परदेसी नागिन गिन 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 गिन।
अरे नागलोक में सपेरा आया है, हमारी जान पर बनाई है, और ऐसे में तू गाना क्यों गा रही है? तू चिंतित मत हो, उस सपेरे का आज आखिरी दिन है। मनिका मॉडल के भेष में उस सपेरे के पास आती है और मनिका को इस अवतार में देखकर सपेरा बोलता है, अद्भुत, लेकिन इसकी वेशभूषा नागिनों जैसी तो लग नहीं रही। कहीं पृथ्वीलोक की कोई मॉडल तो नहीं है कन्या? सपेरा मनिका की चाल ढाल में पूरी तरह खो जाता है और मनिका उसे अपने जहर से घायल कर देती है, जिसके कारण सपेरे की मृत्यु हो जाती है और विशाखा बोलती है, आज तूने सबकी जान बचा ली। ये सब मनिका के इस मॉडल अवतार का कमाल था। हाँ, सपेरे को इसे देखकर लगा होगा कि ये नागिन है ही नहीं, इसलिए उसने अपनी बीन की धुन रोक दी। नागिन हूँ मैं, आज की मॉडल नागिन। बेचारा, इसे नागलोक आना ही नहीं चाहिए था। मुझे पता था कि मेरे इस अवतार को देखकर ये सोच में पड़ जाएगा, और उस मौके का फायदा उठाकर मैंने चौका मार दिया। मनिका मॉडल नागिन की जय हो। इस तरह मनिका न सिर्फ अपना स्वरूप बल्कि नागलोक के सभी निवासियों का रूप आज के मॉडल जमाने के अनुसार बदल देती है।